नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, हम लोगों की डेली आंसर राइटिंग की सीरीज़ चल रही थी। उसी सीरीज़ में अभी तक हम लोगों ने 76 नंबर पार्ट तक देख लिया था। आज हम लोग 77 नंबर पार्ट देखेंगे। यह जो डेली आंसर राइटिंग सीरीज़ है दोस्तों, वह है आपका यूपी पीसीएस मेंस 2019 और 20 के लिए बीओ वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से लिखने का प्रयास करिए, ठीक है। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए आज का जो प्रश्न है, प्रश्न को देखते हैं। जीएस पेपर 4 का प्रश्न है और प्रश्न संख्या 153 है और 200 शब्द सीमा में इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है, ठीक है। लिखने से पहले वही सावधानियाँ कि जैसे आप लोगों को क्या करना होता है कि जो ग्रामर की गलतियाँ हैं वो नहीं होनी चाहिए आपसे। जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, बॉडी पार्ट है, कंक्लूजन पार्ट है, तो तीनों में एक एक कोटेशन, कविता, श्लोक, मूवी के गीत, बोल, ये सारी चीज़ें ऐड करिए और अपने उत्तर को बेहतर बनाइए, ठीक है। और जो आज का प्रश्न है दोस्तों, वह पेपर 4 का प्रश्न है और इस प्रश्न में लिखिए और इस तरीके से लिखना है कि जैसे जो पैराग्राफ है और पॉइंट्स है, इसके फॉर्मेट में आप लोगों को लिखना है। कुछ डेटा और डायग्राम का उपयोग करिए, कुछ महान विचारकों की लाइन का भी उपयोग करिए। लयबद्धता होनी चाहिए, एक सीक्वेंसिंग होनी चाहिए और अच्छे शब्दों का चयन कीजिए, प्लस उनको अंडरलाइन भी करने का प्रयास करिए, ठीक है। तो यह चीज़ें, ये कार्यों को आप लोगों को करना है, ठीक है। अब देखिए प्रश्न को देखते हैं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता के आधुनिक मॉडलों को स्पष्ट करते हुए इन मॉडलों की सिविल सेवकों को कैसे सहायता करेगी, ये जो मॉडल हैं वह एक सिविल सेवक को कैसे सहायता करेंगे, तो इसको आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो देखिए आधुनिक जैसे भावनात्मक बुद्धिमत्ता जो होती है, जो इमोशनल इंटेलिजेंस जो होता है, तो इसके कौन कौन से आधुनिक मॉडल हैं, तो इनको सबसे पहले देखते हैं, ठीक है। इसी में चीज़ें देखनी है और प्लस सिविल सेवकों को यह किस प्रकार सहायता करेगी, ठीक है। तो इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। देखिए आधुनिक मॉडलों की जहाँ तक बात करते हैं, तो पहला मॉडल जो है वो आपका सलोवी मेयर का है, ठीक है। एक मनोविज्ञानी थे सलोवी मेयर, तो इन्होंने इसका प्रतिपादन किया था। योग्यता आधारित मॉडल इसको कहा जाता है। इसमें भावनाओं का विनियमन यानी रेगुलेशन किया जाता है, ठीक है, कि आप अपनी अंदर की जो भावनाएं होती हैं उनको विनियमित करें। देखिए भावनाओं को आत्मसात करने की योग्यता होनी चाहिए। ये योग्यता आधारित मॉडल है। कहने का मतलब है एक व्यक्ति के अंदर भावनाओं को आत्मसात करने की योग्यता होनी चाहिए, भावनाओं से जुड़ाव होना चाहिए। भाई सीधी सी बात है, कोई भी भावना है आपके अंदर, तो उसको आप किस तरीके से समझेंगे, जब आप उस भावना से जुड़ेंगे, ठीक है, उस फीलिंग से जुड़ेंगे, ठीक है। और क्या है, भावना को समझना। जब आप भावना को समझेंगे, किसी की, या तो अपनी हो सकती है या तो दूसरे की हो सकती है, ठीक है। भावना को समझना और प्लस उसका अच्छी तरीके से भावनात्मक बुद्धिमत्ता के प्रयोग से अच्छी तरीके से उसका प्रयोग करना, तो यह आपका जो योग्यता आधारित मॉडल है, यह पहला जो मॉडल कहलाता है सलोवी मेयर का। दूसरा देखिए लक्षण आधारित मॉडल। तो देखिए लक्षण आधारित मॉडल को 2009 में पेंटाइड्स ने इसका प्रतिपादन किया था और उनके कुछ सहयोगियों ने किया था। और यह योग्यता आधारित मॉडल को नकारता है। ध्यान रखिएगा कि जैसे आपके अंदर एक क्षमता है, ठीक है, कि आपके अंदर इतनी योग्यता है कि आप इन सारी चीज़ों को, कार्यों को करते हैं, ठीक है। और क्या है कि जैसे इसमें कहा गया है कि मतलब योग्यता आधारित जो मॉडल है उसको पूरी तरीके से नकार देता है। कहता है कि व्यक्ति जो है भावनात्मक होता है, ठीक है, इमोशनल होता है, ये बिल्कुल सही बात है। और स्व अवधारणाएं, मतलब खुद की अवधारणाएं बनाता है व्यक्ति, ठीक है, खुद की अवधारणाओं को बनाता है। और क्या कहता है कि जो लक्षण होते हैं, जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस या जो भावना है, उसके लक्षणों को उपकरणों से मापा नहीं जा सकता। जैसे इसको आप काउंट नहीं कर सकते या मेज़र नहीं कर सकते, माप नहीं सकते, ठीक है। और इसका मूल्यांकन कौन करेगा? मूल्यांकन ये भी कहते हैं जो लक्षण आधारित मॉडल है और पेंटाइट्स कहते हैं कि इसमें जो मूल्यांकन है वह स्वबोध, आप मतलब आप खुद के अंदर से जो चीज़ें आएंगी, ठीक है, जो फीलिंग्स आएगी, भावना आएगी, और उनका मूल्यांकन जो है अपने आधार पर आप करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ नकारात्मक बातें बोलते हैं, चीज़ें वही बोलते हैं लेकिन उलट होती हैं, ठीक है, योग्यता आधारित मॉडल के। और इसके बाद जो सबसे अच्छा मॉडल माना जाता है
वो आपका माना जाता है मिश्रित मॉडल दोनों का, ठीक है। इसको डेनियल गोलमैन का मॉडल भी कहा जाता है और ये सर्वाधिक मान्य या सर्वाधिक अच्छा मॉडल कहा जाता है। तो इसमें सबसे पहली बात यही कही जाती है स्व जागरूकता की, ठीक है। तो देखिए स्व जागरूकता की बात कही जाती है और आप खुद में जागरूक हों कि जैसे आप किसी के सामने कुछ बोलते हैं तो उस समय आप सटीक मूल्यांकन कीजिए, ठीक है। जैसे आप किसी के सामने बोल रहे हैं तो जब तक आपको जानकारी नहीं हो, आप स्व जागरूक नहीं होंगे तो आप चीज़ों को नहीं कर पाएंगे सही से, ठीक है। सटीक मूल्यांकन तभी होगा जब आप जागरूक होंगे, हर एक चीज़ों को जान रहे होंगे, ठीक है। आत्मविश्वास होगा आपके अंदर, ये सारी चीज़ें इन्हीं के मॉडल में अगली चीज़ क्या आती है, स्व प्रबंधन। कहने का मतलब यही है कि खुद का प्रबंधन करना, ठीक है, खुद का प्रबंधन करना, भावनात्मक निराशा से उबरना, आत्मनियंत्रण, खुद पर आपका नियंत्रण होना चाहिए। अब अगर किसी की फीलिंग को देखकर आपको मारने का मन करता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपका खुद पे नियंत्रण होना चाहिए, आपके अंदर एक विश्वास होना चाहिए अच्छी चीज़ों के लिए। और क्या है, सतर्कता, ठीक है, सतर्कता आपके स्व प्रबंधन में होनी चाहिए, ठीक है। तो हर तरीके से यह स्व प्रबंधन के अंतर्गत आती हैं कि आप खुद ही चीज़ों को प्रबंधित करें, हर तरीके से मैनेज करें, ठीक है। अगली चीज़ क्या आती है, सामाजिक जागरूकता। तो देखिए सामाजिक जागरूकता का मतलब ये होता है कि समाज में आप रहते हैं, जैसे मान लीजिए आप भी कहीं ना कहीं किसी न किसी हिंदू समाज या मुस्लिम समाज या कहीं ना कहीं जगह क्षेत्र घर में रहते होंगे, ठीक है। तो जो समाज में लोग रह रहे हैं तो उनके बारे में जागरूकता कि समाज में आखिर क्या चल रहा है, इस समय कौन सी चीज़ें समाज में प्रचलित हैं, कौन कौन सी प्रथाओं को माना जा रहा है, कौन कौन सी लोग आचरण कर रहे हैं चीज़ों को। तो यहाँ क्या है, दूसरे की भावनाओं को भी समझना। अब आपको नहीं पता कि अगला व्यक्ति किस फीलिंग के साथ में आया है, हो सकता है वो घर में लड़ाई करके आया हो और वो आपके ऊपर गुस्सा होता है, आप भी ऐसी स्थिति में है। तो आपको क्या है, सामाजिक जागरूकता से चीज़ों को देखना होगा अच्छी तरीके से, ठीक है, दूसरे की भावनाओं को समझना होगा, ठीक है। तो भाई सारी चीज़ें एक सिविल सेवक के लिए ये कौन किस तरीके ज़रूरी है। आप सोच सकते हैं कि जब एक सिविल सेवक, जो लोग हैं जनता के बीच में जो भावनाएं हैं जनता की, वो क्या है, अगर वो नहीं जान पा रहा तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। स्व प्रबंधन की अगर बात कर लें कि एक सिविल सेवक के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, तो देखिए सेल्फ मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। आप एक अधिकारी होते हैं, एक आईएएस पीसीएस होते हैं, तो ऐसे स्थितियों में क्या है, आपको लोगों को मैनेज करना होता है और आप अपने आप को ही नहीं मैनेज कर पा रहे तो दूसरों को कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है। तो यहीं पर जो भावनात्मक क्षमता होती है, जो इमोशनल इंटेलिजेंस होता है, उसी का प्रयोग करते हुए सारी चीज़ें करी जाती हैं, ठीक है। अगली चीज़ क्या है, सामाजिक कौशल। सामाजिक कौशल में क्या है कि समाज में लोगों के बीच में रहकर आप दूसरों की बातों को समझते हैं, दूसरों की बातों से प्रभावित होते हैं, अपनी बातों से दूसरों को प्रभावित करते हैं, एक अच्छे नेतृत्व करता होते हैं। एक जैसे आप जिले के तो नेता ही कहे जाएंगे ना, नेतृत्व करता, कि जिले में अगर आप एक डीएम हैं तो आपको नेतृत्व करता कहे जाएंगे। आप लोगों के बीच में कुशल संचार करने वाले होने चाहिए, आप एक अच्छे टीम वर्क की तरह काम करने वाले होने चाहिए। अब आप सोच के देखिए कि अगर आप टीम वर्क में नहीं काम कर सकते तो आपके लिए यह बहुत बड़ी दिक्कत की बात है, आप एक अच्छे सिविल सेवक नहीं बन पाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि डेनियल गोलमैन का मॉडल कहता है। और एक कोऑर्डिनेशन, ठीक है, समन्वय, लोगों के बीच में आपको समन्वयकर्ता की भूमिका निभानी होगी। लोगों के बीच में, अब जैसे मान लीजिए अगर दो समुदाय आपस में भिड़ गए हैं, अब ऐसी स्थितियों में आप एक एसपी हैं तो आपको क्या करना होगा, हर तरीके से दोनों के बीच में समन्वयकर्ता की भूमिका निभानी होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को 200 शब्द सीमा में देखिए सारी चीज़ों को मैंने बता दिया है और क्यों ज़रूरी है, किस एंगल से ज़रूरी है एक सिविल सेवक के लिए, ये भी चीज़ें मैंने बता दी हैं, ठीक है। तो 200 शब्द सीमा में इस प्रश्न को लिखना है। इसकी पीडीएफ दोस्तों पेड व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है 2020 और 19 का, तो जो लोग भी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल पड़ी हुई है, देख सकते हैं, या तो मेरे नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका करंट अफेयर का प्रश्न है और प्रश्न संख्या 154 है, 125 शब्दों में लिखना है, ठीक है। इस प्रश्न को लिखने से पहले वही सावधानियां कि जैसे जो ग्रामर की गलतियां हैं वो नहीं होनी चाहिए, जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, बॉडी पार्ट है, कंक्लूजन पार्ट है, तो तीनों में एक एक कोटेशन, कविता, श्लोक, मूवी के गीत, बोल, ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं और अपने उत्तर को बेहतर बना सकते हैं, ठीक है।
इसके साथ में और क्या चीज़ें हैं कि जैसे जो आप जिसमें लिख रहे होते हैं उस समय पैराग्राफ और जो पॉइंट्स है उन सब सारी चीज़ों को प्रयोग करिए। इसके साथ साथ में भी और कई चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे डेटा है, डायग्राम है। एक उत्तर लिखने में एक लयबद्धता होनी चाहिए और अच्छी तरीके से इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है, ठीक है। करंट अफेयर का प्रश्न है, प्रश्न संख्या 154 है और इसको 25 शब्दों में लिखना है। जितनी शब्द सीमा में आपसे कहा जाए उसी शब्द सीमा में आप लोगों को लिखना है। प्रश्न को देखते हैं, स्वरोजगार से क्या आशय है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या होता है और स्वरोजगार की स्थितियों का वर्णन कीजिए तथा इसकी भूमिका को भी बताइए, ठीक है। तो ये प्रश्न है, इसको आप लोगों को अच्छे से बताना है। देखिए, स्वरोजगार की स्थिति की जहाँ तक बात कही जाती है तो ILO यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार अगर कहा जाए तो स्वनियोजित व्यक्ति, ठीक है, जैसे कोई भी व्यक्ति कहीं ना कहीं सुनियोजित है या कार्य करता है, ठीक है, तो एक या एक से अधिक सहकारी, एक या एक से अधिक व्यक्ति जब एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, ठीक है, तो उनको स्वनियोजित कहते हैं। मतलब खुद में, जैसे आप आज की डेट में खुद काम करते हैं प्लस 10 लोगों को रखे हुए हैं अपने अंडर में, आप एक छोटी सी दुकान चलाते हैं या कोई बहुत बड़ा बिजनेस स्टार्ट किए हैं, तो क्या है, आप स्वरोजगार दे रहे हैं, ठीक है। लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि वो लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब खुद को नियोजित कीजिए आप, ठीक है। स्वरोजगार में क्या होता है कि वस्तुओं और सेवाओं से जो प्राप्त लाभ होता है वो प्रत्यक्ष निर्भर होता है कि भाई सीधी सी बात है, अगर आप काम करोगे तो आपको लाभ होगा, वस्तुओं का उत्पादन होगा, नहीं करोगे तो आपको चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की एक आवधिक रिपोर्ट है, तो उस रिपोर्ट से संबंधित चीज़ों को कुछ देख लेते हैं कि जैसे देखिए स्वरोजगार जो है ग्रामीण पुरुषों में, जैसे देखिए ग्रामीण पुरुषों में वृद्धि हुई है कि जैसे पहले क्या था, ये जो डेटा है दोस्तों 2009-10 से 2017-18 के बीच का डेटा है, ठीक है। तो ग्रामीण पुरुषों में स्वरोजगार की स्थिति 53.5 से लेके 57.8 हो गई है, इसमें वृद्धि आई है, 53 से 57 गया है। ग्रामीण महिलाओं की जहाँ तक बात कर लेते हैं तो देखिए ग्रामीण महिलाओं में 55 से 57% की वृद्धि हुई है, ठीक है। तो इसमें भी वृद्धि 2% की वृद्धि होती है। तो कहने का मतलब है ग्रामीण क्षेत्रों में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है बहुत बड़े पैमाने पे और लोग कार्य भी कर रहे हैं, ठीक है। यहीं पर अगर हम देखते हैं शहरी पुरुषों में, तो देखिए शहरी पुरुषों में 41.1% से लेके जो इसमें मतलब कमी आई है, घटा हुआ है, ठीक है। तो 39.2 रहा है, ठीक है। 2009-10 में कितना है, 41.1% और 2017-18 में 39.2% है, ठीक है। तो ये कुछ स्थितियां हैं इसकी। अब इसके साथ में जैसे शहरी महिलाओं की स्थिति, तो जैसे देखिए शहरी महिलाओं की स्थिति में अगर हम बात करेंगे तो 41.1% से लेके 34.7% हो गई है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये गिरावट डिक्रीज को दिखाता है कि शहरी महिलाओं शहरी पुरुषों में, जो दोनों में पुरुष हो चाहे महिला, दोनों में जो स्वरोजगार जो होता है तो उसमें गिरावट देखी जा रही है, ठीक है। ये भारत की स्थितियां हैं और जो रिपोर्ट में कहा गया है कि लगभग 85% जो श्रमिक हैं वो स्वनियोजित है, मतलब खुद से ही अपने आप को रोजगार दे रखा है उन्होंने और खुद ही अपना काम करते हैं, वो चाहे अस्थायी रूप से हो या स्थायी रूप से हो। तो दोनों फॉर्मेट में भी 85% लोग जो हैं स्वनियोजित माने जाते हैं, स्थायी तौर पर या अस्थायी तौर पर। अब देखिए जो स्वरोजगार है इसकी भूमिका देख लेते हैं। तो देखिए इसकी भूमिका क्या होती है कि जैसे स्वरोजगार से रोजगार सृजन होता है, भाई कहीं ना कहीं रोजगार मिलता है, आपको मिला प्लस आप अगर दूसरों को नियोजित करते हैं तो दूसरों को भी मिलेगा। इसके अलावा क्या है कि जैसे अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धी बनती है। कहने का मतलब ये है कि पहले आपने एक दुकान खोली, फिर बगल में किसी ने दुकान खोल ली, फिर किसी बगल ने दुकान खोल ली, तो कहीं ना कहीं ये एक प्रतिस्पर्धा भी शुरू हो जाती है, ठीक है। अगली चीज़ क्या होती है कि जैसे नवाचार की संस्कृति को भी बढ़ावा मिलता है कि आप आज की डेट में कोई मछली पालन कर रहा है, कोई पशुपालन कर रहा है या कोई अन्य कार्य कर रहा है, बागानी का कार्य कर रहा है, तो क्या है ये इनोवेशन जनरेट होती है, ठीक है।
कि नए नए आइडियाज़ इनोवेट होते हैं और नए नए तकनीकियों के विकास से और जो चीज़ें हैं एक नवाचार की संस्कृति को भी बढ़ावा मिलता है। ठीक है, इसके साथ में जैसे महिलाओं की भागीदारी जैसे देख सकते हैं कि जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है वो महिलाओं के द्वारा जो स्वयं सहायता समूह होते हैं और अन्य योजनाओं का लाभ जो है महिलाओं को भी दिए जाने की कोशिश की जा रही है और हर तरीके से देने का प्रयास भी किया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से इस प्रश्न को लिखिए। 125 शब्द सीमा में आपको लिखना है, अच्छे से लिखिए। और पेड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं बीओ मेंस का या यूपीपीसीएस मेंस 2019 और 20 का, तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल पड़ी हुई है या तो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।